नमस्कार साथियों। आज हम संस्कृत व्याकरण की जो कक्षाएं हैं वो उसको कंटिन्यू रखते हुए आज हमारा टॉपिक रहेगा धातु रूप। इस टॉपिक को हम 3 से 4 वीडियो में क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि धातु रूप आखिर में होता क्या है। इसके बारे में यदि हम देखें तो सबसे पहले जो धातु रूप है, इसमें यदि हम देखें तो हम जब भी कोई भी वाक्य बनाते हैं तो हमें संस्कृत में 3 चीजों की आवश्यकता मतलब होता है, यानी कि जितने भी शब्द आते हैं जो सुप प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंतर्गत हम शब्द रूप पढ़ते हैं, तो एक तो हमें उनकी जरूरत पड़ती है यानी शब्द रूपों की। इसके अलावा अन्य जो हैं अव्यय शब्द होते हैं जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े, उनकी आवश्यकता होती है। और एक तीसरा होता है आख्यात, और आख्यात की आवश्यकता होती है। तो ये आख्यात का जो निर्माण किया जाता है वो धातु रूप ही कहलाता है। यानी कहने का अर्थ ये है, यदि हम देखें धातु रूप यानी धातुओं से बने रूप, ये कह सकते हैं हम। धातु रूप का मतलब हो गया धातुओं से बने रूप, यानी धातुओं से जिन रूपों को बनाया जाता है उसे हम आख्यात कहते हैं। आख्यात का यदि हम दूसरा नाम ले तो इसको हम कह सकते हैं क्रिया। यानी जब भी हम संस्कृत में वाक्य बनाते हैं तो हमें क्रिया की आवश्यकता होती है, तो क्रियापद इसी से बनता है जिसको हम आख्यात कहते हैं। जैसे एक वाक्य लिखते हैं, रामः पुस्तकम पठति। अब यदि हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास इस पूरे वाक्य में 3 पद हैं, यानी 3 शब्द हैं। एक है राम, एक है पुस्तक और एक है पठति। अब यहाँ देखें तो राम जो है ये एक नाम के अंतर्गत आता है, पुस्तक जो है ये भी नाम के अंतर्गत आता है। अब एक शब्द यानी पद और बचता है हमारे पास पठति। तो ये जो पठति है इसी को हम यदि या कहें तो क्रिया कहते हैं या आख्यात कहते हैं। इन आख्यातों यानी धातु रूपों को बनाने के लिए, यानी क्रिया को बनाने के लिए, इन सभी धातुओं को बनाने के लिए हम संस्कृत में, मैंने आप सभी को बताया था कि 5 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था सुप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय, इसके बाद में कृत प्रत्यय, फिर पढ़े थे हमने तद्धित, और इसके बाद में आता है स्त्री प्रत्यय। तो इन सभी में हम देखें तो इन तीनों प्रत्ययों को हम जो प्रत्यय प्रकरण है उसमें हम पढ़ चुके हैं। अब जो बचते हैं सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय, इसमें हम तिंग प्रत्ययों को पढ़ेंगे। यानी जो धातु रूप यानी ये जो धातुएं बनाई जाती हैं, जैसे इसमें हम देखें तो ये पट धातु है और इसमें अति यानी टिप प्रत्यय लगा है, ये इससे मिलके बना है, ये टिप प्रत्यय से मिलके। तो ये जो प्रत्यय जुड़ता है इसी को हम जो कहते हैं वो तिंग प्रत्यय कहते हैं। यानी धातुओं के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं और जिनसे हमें आख्यात बनाते हैं या क्रियापद बनाते हैं, उन सभी प्रत्ययों को तिंग प्रत्यय कहते हैं, या इसको तिंगत प्रत्यय भी कहते हैं। याद रखना है तिंगत प्रत्यय, ये याद रखना है। और ये तिंग प्रत्यय जो लगते हैं उन तिंग प्रत्ययों को लगाकर ही धातु रूपों का निर्माण होता है। ये हम यदि देखें तो हमारे संस्कृत में जो तिंग प्रत्ययों की संख्या है वो संख्या है 18। याद रखना है तिंग प्रत्ययों की जो संख्या होती है वो 18 होती है, और ये सभी वचन, काल और पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे यदि हम इसके अलावा इन 18 तिंग प्रत्ययों को समझने से पहले हम ये समझते हैं, हमारे संस्कृत में जो वचन होते हैं वो 3 होते हैं। याद रखना है हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 रहेंगे, जिसमें नंबर 1 आएगा एक वचन। एक वचन का मतलब होता है जिससे संख्या में 1 का बोध होता है, और फिर आता है द्विवचन, और फिर आता है नंबर 3 बहुवचन। हिंदी में द्विवचन करके नहीं होता है, एक वचन और बहुवचन ही होता है। तो इन वचनों के अनुसार भी बनते हैं ये। इसके अलावा आते हैं हमारे पास पुरुष। पुरुषों की संख्या भी 3 है। जैसे नंबर 1 बात करें हम प्रथम पुरुष, या इसको बोलते हैं अन्य पुरुष। इसके बाद नंबर 2 की बात करें तो ये आता है हमारे पास मध्यम पुरुष, और नंबर 3 पे आता है उत्तम पुरुष। पुरुषों में देखें तो प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष यानी वक्ता जिसके बारे में बात करता है उसको कहा जाता है, जिसमें वह, वे या उनको ये वाले शब्द आते हैं। मध्यम पुरुष जिससे वक्ता बात कर रहा है, यानी जो श्रोता होते हैं उनके लिए ये प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम, तुम्हारा, आपका, इस तरीके के शब्द इसमें आते हैं। उत्तम पुरुष यानी वक्ता स्वयं के लिए जो प्रयोग करता है, मैं, हम, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो उत्तम पुरुष में आते हैं। ये 3 पुरुष हो गए। अब यदि हम कालों की बात करें तो काल की बात हम आगे करेंगे कि काल कितने प्रकार के होते हैं, यानी लकार कितने प्रकार के होते हैं। अब ये जो 3 प्रत्यय हैं वो इन्हीं पुरुष और वचन के अनुसार अलग अलग भागों में डिवाइड किए गए हैं।
अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो धातु रहती हैं उनके प्रकार। यदि हम बात करें धातुओं के प्रकार, तो हमारे संस्कृत में जो धातुओं के प्रकार दे रखे हैं उसमें 3 प्रकार की धातुएं आती हैं। नंबर 1 परस्मैपदी धातुएं, नंबर 2 आत्मनेपदी धातुएं, और जो दोनों प्रकार की धातुएं लगती हैं इन धातुओं को हम कहते हैं उभयपदी धातुएं। अब यदि हम इनमें देखें तो 9 जो प्रत्यय होते हैं, तिंग प्रत्यय जो धातु रूप बनाते हैं हम, उसमें 9 प्रत्यय परस्मैपदी होते हैं और 9 प्रत्यय जो होते हैं आत्मनेपदी धातुओं के होते हैं। क्या रहेगा? तो यहाँ पे देखें राम पुस्तकम पठति। अब ये जो बनाया है हमने वाक्य, यानी राम पुस्तक पढ़ता है। अब यदि हम देखें तो जो क्रिया पढ़ता है, ये क्रिया का जो प्रभाव है वो सीधा कर्ता पे नहीं पड़ रहा है, तो हम इसको कहेंगे, यानी जो सीधे कर्ता पे प्रभाव पड़े उसको परस्मैपदी कहेंगे। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यानी पुस्तक कौन पढ़ रहा है? राम। और यदि इसको हम ये लिखें राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अब यहाँ पे देखें तो पुस्तक पर प्रभाव पड़ रहा है ये, यानी कि यहाँ पे कर्ता का कोई काम नहीं है, तो इस प्रकार की धातुओं को हम आत्मनेपदी कहेंगे। इसका यदि हम वाक्य बनाएं, यानी कि इसको परिवर्तित करें तो इस प्रकार से हो जाएगा रामेण पुस्तकम पठ्यते। ये पठ्यते बनेगा इसका। तो याद रखना है जो ये पठ्यते है ये आत्मनेपदी धातु का है और पठती जो है परस्मैपदी धातु का होता है। और बहुत सारी धातुएं ऐसी आती है जिसमें दोनों में उनके रूप चलते हैं, उनको उभयपदी धातुएं कहते हैं। अब आ जाते हैं हम इनके प्रत्ययों पर। अब पहले हम परस्मैपदी के 9 प्रत्यय देखेंगे, इसके बाद में फिर आत्मनेपदी के देखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ, सारा आप नोट कर सकते हैं, आप ध्यान से समझें। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुरुष, और यहाँ पे आ गया हमारा एक वचन, फिर आ गया द्विवचन, और फिर आ गया बहुवचन। सबसे पहले परस्मैपदी का लिख रहे हैं हम। पुरुष में बात करें तो सबसे पहले प्रथम पुरुष की यदि हम बात करें तो प्रथम पुरुष एक वचन में जो तिंग प्रत्यय जुड़ता है उसे कहते हैं तिप, और यहाँ पे जो जुड़ता है उसे कहते हैं तस, और इधर वाले को कहते हैं जी। इसके अलावा मध्यम पुरुष आएगा फिर, तो मध्यम पुरुष में यहाँ पे आ जाएगा सिप, यहाँ पे आ जाएगा थस, और यहाँ आ जाएगा थ। और इसी तरीके से ये मध्यम पुरुष हो गया। अब आएगा उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में यदि हम देखें तो यहाँ पे आ जाएगा मिप, ये याद रखना है हमें, यहाँ पे आ जाएगा और मस। इस तरीके से ये याद रखना है, क्योंकि कई बार जब परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस तरीके से लिखा जाता है पठती। इसमें जो है धातु और क्रियापद कौन कौन सा है, और फिर 4 विकल्प होते हैं जिसमें हमें ये लिखा होता है, जैसे पट प्लस टिप, या फिर लिखा होता है पट प्लस सिप। तो हमें ये याद रखना है पठती में तिप प्रत्यय है, प का लोप हो जाता है, ती शेष रहता है, ये तो ये याद रखना है तिप प्रत्यय। तो इस तरीके से आते हैं ये। इसी प्रकार के से परस्मैपदी में जो हमने लिखा है, इसी प्रकार से यदि हम आत्मनेपदी धातुओं की बात करें जिनमें जो प्रत्यय रखते हैं, ये 9 प्रत्यय हो गए। तो इसके मैं आपको इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ऐसे करके बनेंगे। तो आत्मनेपदी का आताम और आ जाएगा झ, ये प्रथम पुरुष का हो गया। इसके बाद में आ जाएगा थास, यहाँ आ जाएगा आथाम, और यहाँ पे आ जाएगा ध्रुवम, यहाँ पे आ जाएगा इट, और यहाँ पे आ जाएगा वहीं, और यहाँ पे आ जाएगा महीन। ये तो ये याद रखना है, 9 प्रत्यय ये हो गए और 9 प्रत्यय ये हो गए। इसमें यदि बात करें याद करना है ये, तो याद रखें टिप तस जी, फिर सिप थस थ, फिर मिप वस और मस। इसके बाद में आत्मनेपदी की बात करें तो थ अताम झ, थास आताम ध्वम, इट वही और महिंग। यानी कि अब यदि हम देखें तो पहला जो वर्ण जो प्रत्यय था वो शुरू होता था ती से, और अंतिम जो प्रत्यय खत्म होता है वो होता है इंग पे। तो इसको इसीलिए इनको तिंग प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय 9 परस्मैपदी और 9 जो है आत्मनेपदी। वचन का याद रखना है, पुरुष का याद रखना है, इनको और भी डिटेल से हम बाद में पढ़ेंगे।
तो और अच्छे से हो जाएगा। अब इसके बाद में धातु रूपों में जो हमें बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, अब हम आ जाते हैं धातु भी आख्यात क्या होते हैं। इसके बाद में जो है हमारे जो तिंग प्रत्यय होते हैं वो क्या होते हैं और किस प्रकार से लगते हैं, वचन, पुरुष, और ये सारी चीजें हो गई हैं। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं लकार पर। लकार जिसको हम हिंदी में कहेंगे काल, या अंग्रेजी में कह देंगे इसे टेंस। अब आपने अंग्रेजी के टेंस भी पढ़े होंगे, उन टेंसों के भी कुछ नियम हमें पढ़ना पड़ता है। तो वो जो सारे नियम थे मैंने आपको पहले बताए, कितने प्रत्यय होते हैं, कैसे जुड़ते हैं, वाक्य में इनका क्या महत्व होता है, क्रियापदों का, तो ये सारी चीजें बताई थी। अब इनके बारे में आ जाते हैं हम। जो लकार हैं हमारे जो संस्कृत है, संस्कृत में लकारों की जो संख्या है वो 10 बताई गई है। यदि आप हिंदी में भी लकारों को पढ़ेंगे या कालों को पढ़ेंगे तो अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे। आप भविष्य काल के 3 प्रकार पढ़ेंगे, भूतकाल के 6 प्रकार पढ़ेंगे, वर्तमान के 3 पढ़ेंगे। तो ऐसे करके 12, 14, 6, 6, 12 यानी कि 11 या 12 प्रकार होते हैं। इसी प्रकार से यदि हम संस्कृत में देखें तो संस्कृत में भी जो काल रहेंगे वो 3 ही प्रकार रहेंगे। जिसमें सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले आ जाता है हमारा भविष्य काल। भविष्य काल, इसके बाद नंबर 2 आता है भूतकाल। इन दोनों को पहले लिया है मैंने, इसके बाद में नंबर 3 लेंगे वर्तमान काल। अब यदि इनको सभी को डिवाइड करें संस्कृत में तो भविष्य काल के जो है 3 प्रकार होंगे, भूतकाल के 3 प्रकार के होंगे, और वर्तमान काल का कोई प्रकार नहीं होता, ये स्वयं ही होता है। तो 3 और 3 6 और 1 7 ये हो जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूं होते कौन कौन से हैं। सबसे पहले यदि बात करें नंबर 1 यानी भविष्य काल का, तो इसमें आता है सामान्य भविष्य काल। इसके बाद यदि हम बात करें नंबर 2 तो ये आ जाएगा अनघतन भविष्य काल। भविष्य का नंबर 3 हेतु मद भविष्य काल। अब यदि हम इनको पहले देखें सामान्य काल, तो इसको बोला जाता है लिट लकार। लिट, मैं पूरा शुद्ध लिखता हूं, लिट लकार। और इसके बाद में इसको जो बोला जाता है अनगतन भविष्य काल को, इसको बोला जाता है लुट लकार, और इसको बोला जाता है लिरिंग लकार। लिरिंग लकार, तो ये हो गए 3, लिट लकार यानी सामान्य भविष्य काल, अनगत्य गतन भविष्य काल यानी लुट लकार, और हेतु मत भविष्य काल यानी लिरिंग लकार। अब आ जाते हैं हम भूतकाल पे, तो इसके भी 3 भाग रहेंगे। जिसमें सबसे पहले हम बात करें नंबर 1 तो सबसे पहले आ जाएगा सामान्य भूतकाल। इसके बाद नंबर 2 आ जाएगा इसका अनघेयतन भूतकाल, और इसके बाद नंबर 3 परोक्ष अनघतन भूतकाल। सामान्य भूतकाल को देखें तो इसको बोलते हैं लुंग लकार, और अनघत्यन भूतकाल को बोलते हैं लंग लकार, लिट लकार। ये याद रखना है संस्कृत में, लकार। और एक होता है हमारा वर्तमान काल जिसको हम बोलते हैं लट लकार, जो वर्तमान में चीजें घटित होती हैं। इनका मैंने बताया नहीं, भविष्य काल आप जानते होंगे, आगे आने वाला समय, भूतकाल जो निकल चुका है, वर्तमान काल जो अभी भी चल रहा है, इस प्रकार से। अब यदि हम आ जाते हैं सामान्य भविष्य काल में, तो ये होता क्या है, जो लिट लकार है ये होता क्या है। तो लिट लकार में यदि हम देखें तो ऐसा काल यानी ऐसा भविष्य काल यानी पूर्व जो आने वाला है, जो सामान्यतः थोड़े समय में आने वाला हो वाली घटनाओं को हम कह सकते हैं, जो सामान्य रूप से दिखाई दिए वाक्य, जैसे आज वर्षा होगी, ये एक सामान्य वाक्य है भविष्य काल का। तो इस प्रकार के वाक्य को हम लिट लकार में लेंगे। अनगत्यन भविष्य काल में जो लुट लकार होता है, इसमें जो है जो थोड़ा सा और भी आगे की बात की जाए, यानी आजकल की बात न करके जो और भी आगे की बात की जाए, तो हम इसको इस तरीके से कहते हैं परसों वर्षा होगी, या आज सोमवार है तो हम ये कहेंगे कि अगले रविवार तक वर्षा होगी, ये कह सकते हैं हम। जैसे अगले रविवार
वर्षा होगी। यानी कहने का अर्थ है सामान्य भविष्य काल से भी आगे की बात की जाती है। हेतु मत भविष्य काल में, यानी कि हेतु मत का मतलब होता है संदिग्ध भविष्य काल। यानी जो लिंग लकार होता है इसमें जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि यानी कि एक वाक्य पे एक क्रिया होने का दूसरी क्रिया पे संभावना रहती है। यानी एक क्रिया होगी तभी दूसरी होगी। यानी कि जैसे आज हम बात करें, यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। इस प्रकार के वाक्य इसके अंतर्गत आते हैं। सामान्य की यदि बात करें तो इसमें भी ऐसा भूतकाल जो अभी निकला हो, यानी थोड़ा समय हुआ हो उसे। तो जैसे हम यदि बात करें थोड़े समय में, जैसे आज वर्षा हुई। अब आज वर्षा हुई मतलब थोड़ा समय हुआ है भूतकाल में, यानी थोड़ा सा समय निकला है अभी। और यदि इसकी अनगेतन भूतकाल की बात करें, जैसे लंग लकार, इसमें जो होता है इसमें थोड़ा सा समय ऐसा होता है कि थोड़ा ज्यादा हो गया। जैसे वर्षा हुई थी, अब वर्षा हुई थी थोड़े से पहले की बात कर रहे हैं, आज की बात नहीं कर रहे हैं, तो वर्षा हुई थी। और परोक्ष भूतकाल जो और भी पहले की बात हो, जैसे राम व रावण का युद्ध हुआ था, ये और भी पहले की बात हो गई। ध्यान से समझना, अब एक बार और मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। लट लकार जो वर्तमान में चल रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये अभी वर्तमान में चल रहा है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। ये इसका एक ही प्रकार होता है। ये केवल समझने के लिए है, हम 10 लकारों को नहीं पढ़ना हमें 5 लकारों को है। वो 5 लकार कैसे निकलेंगे वो बताने के लिए मैंने ये पूरा लिखा है। तो भविष्य काल में हम देखें तो लिरिट, लुट और लिंग लकार हो जाएगा। सामान्य में देखें तो लुंग लकार और लंग लकार और लिट लकार, और वर्तमान काल यानी लट लकार। ये 7 लकार हो चुके हैं। अब इसके अलावा यदि हम 8वां, 9वें और 10वें की बात करें तो 8वां देखें, 8वें लकार में यदि देखें हम तो आज्ञा अर्थ में होता है, या आज्ञा अर्थ में, ये लिख देते हैं अपन, आज्ञा अर्थ में जो हम पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं लोट लकार। जैसे आज्ञा अर्थ में, जैसे कोई भी आज्ञा देने के लिए वाक्य बनाया जाता है, जैसे तुम वहां जाओ या यहां से जाओ। इस प्रकार से आज्ञा देने वाले वाक्यों में ये जाओ जो क्रिया है वो बनाई जाती है आज्ञा अर्थ में, यानी लोट लकार से। 1 नंबर 9 आता है विधि लिंग लकार। इसको जो विधि लिंग लकार होता है इसको हम बोलते हैं चाहिए अर्थ में होता है, ये चाहिए अर्थ में। और याद रखना, चाहिए लिंग लकार भी बोलेंगे, याद रखना ये इसका दूसरा नाम है लिंग लकार। ये 9 हो गए। इसके बाद में जो 10वां लकार होता है ये होता है लेट लकार। अब इस लेट लकार का प्रयोग जो है वैदिक संस्कृत में इसका प्रयोग होता है, यानी वेदों में इसका प्रयोग हुआ है, इसके बाद कभी भी इसका प्रयोग नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आते हैं कि लेट लकार का प्रयोग कहाँ होता है, तो वैदिक संस्कृत में होता है। तो इस प्रकार से याद रखना है। अब ये सारे मैंने आपको 10 लकार बताए। इन 10 कालों में यदि हम देखें जो हमें सामान्य रूप से पढ़ने होते हैं, यानी कि ये तो संपूर्ण 10 लकार हो गए, सामान्य रूप से जो पढ़ने होते हैं वो 5 होते हैं। पांचों में यदि बात करें हम तो सबसे पहले भविष्य काल का 1, भूतकाल का 1, वर्तमान का स्वयं का 3, 4 और ये 5। तो सबसे पहले हम यदि देखें तो भविष्य काल में जो हम पढ़ते हैं वो सबसे पहला पढ़ते हैं सामान्य भविष्य काल, यानी कि जो पढ़ते हैं हम उसको पढ़ते हैं, नंबर 1 लिख लेता हूं मैं यहाँ, लिट लकार, यानी ये भविष्य काल का है। 1 पढ़ते हैं सामान्य, जितनी भी भविष्य काल की क्रियाएं होती हैं हम इसी लकार से बनाते हैं, लिट लकार से। लुट लकार और लिंग लकार इसका कोई भी उपयोग नहीं है। अब इसके बाद में देखें भूतकाल, तो इसका जो दूसरा नंबर है अनगेतन भूतकाल, तो इसमें बनाते हैं जिसको हम कहते हैं लंग लकार। तो ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 हमारा वर्तमान काल है जिसको हम कहते हैं लट लकार, ठीक है। इसके बाद में नंबर 4 लोट लकार जो आज्ञा अर्थ में आता है, और नंबर 5 आता है लिंग लकार, या जिसे हम कहते हैं विधि लिंग लकार जो चाहिए अर्थ में होता है, विधि लिंग लकार। तो ये 5 लकारों को पढ़ते हैं। ध्यान रखना, भविष्य काल का हम सामान्य भविष्य काल पढ़ते हैं, भूतकाल का जो है
ज्ञेयतन भूतकाल पढ़ते हैं, वर्तमान काल स्वयं पढ़ते हैं, आज्ञा अर्थ में पढ़ते हैं और एक विधि लिंग लकार को पढ़ते हैं। आज्ञा अर्थ में लोट लकार को पढ़ते हैं और 10वां जो होता है लेट लकार, इसको हम नहीं पढ़ते हैं। अब ये मैं जो इसकी सामान्य सी बातें थी साथियों, इसको हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। कल जब हम पढ़ेंगे तो इन 5 लकारों को विस्तृत तरीके से लेंगे और 5 लकारों के एक एक सूत्र को बनाते हुए चलेंगे और संस्कृत की जो धातु रूप है उनके नियम। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दें और मेरे इस YouTube चैनल को यदि आप देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं और आपको लगता है कि आपको संस्कृत व्याकरण से संबंधित और भी वीडियो देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।